हाँ, हेलो एंड वेलकम तो वंश एजुकेशनल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो काफी दिन बाद हम मिल रहे हैं और क्लास 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पे हम लोग बात कर रहे थे और आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी, जैसे नेचुरल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर क्या होती है, इंटीजर क्या होते हैं, और फिर हमने कहा रेशनल क्या होती है, इरेशनल क्या होती है। इतना सारी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। अब आगे जा करके इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इस पूरी चैप्टर में, हालांकि अब तो एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में एक पहले हम लोग पढ़ते हैं, इसको कहते थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, हम लोग पढ़ते थे, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़ते थे, उसी को जिसे हिंदी बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलते थे। उसको एक पढ़ते थे, दो थ्योरम हम लोग पढ़ते थे, और दूसरी जो थ्योरम थी उस थ्योरम का नाम था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ये दो प्रमेय हमको पढ़ना होता था। ये दो थ्योरम पे, ये दो कंसेप्ट हम लोग बात करते थे। तो अब हालांकि हटा दिया है, अब केवल आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है, यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ना है। केवल वहां से कौन क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं आपको एकदम विस्तार से बात करूंगा। हम दोनों पर बात कर लेते हैं, एक एक चीज पे मैं आपको पढ़ाऊंगा पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से। पूरा एक तरीके से हम लोग कवर करेंगे। आपकी ये वाली भी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, और जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए जानकारी के पर्पज से, उनका दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं एकदम डिटेल से आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, उसमें आपका पुरानी वाली एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, और जो नई वाली है जिसमें कुछ चीजें स्टार्ट आउट हो गई हैं, जो कर देंगे, वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो आइए, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग को दो महत्वपूर्ण थ्योरम पढ़ना है, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी या इसी को एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दूसरी जो बात हम लोग पढ़ेंगे इसी में, जो सेकंड वाली है, उसको हम लोग कहते हैं, ये मैंने पहली बात बताई है, दो बात पढ़ना है। दूसरा है थियरम ऑफ, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। इन दो टॉपिक पे, यानी स्पेशली पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग तो मेनली दो चीजें ही पढ़नी है। पहला क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम बोल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दूसरा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब इस पर अगर बात करें तो इस पर मिला जुला के हमको दो तरीके का सवाल पढ़ना, कितने तरीके का क्वेश्चन पढ़ना है, दो तरीके का। इस पूरे चैप्टर में मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में केवल हमको दो इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़नी है। इसका पहला है यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम बोल सकते हैं, दूसरा आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस पहले वाले यूक्लिड डिवीजन लेमा पे
हम लोगों को दो प्रकार का क्वेश्चन पढ़ना है, दो टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है, केवल दो ही टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहला पहला क्या पढ़ना है? पहला इसका जो यूज है वो एचसीएफ फाइंड आउट करना है। गिवन जैसे आपको दो धनात्मक संख्याएं दे दिया जाएगा, दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ फाइंड आउट करने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पहला इस्तेमाल तो ये हो गया। दूसरा जो इस्तेमाल है वो हमको ये है, प्रूविंग टाइप्स ऑफ नंबर। मेरी संख्याओं का प्रकार को कैसे सिद्ध करना है, उसमें हम स्पेशली दो प्रकार के ही सवाल पढ़ेंगे। ये यूक्लिड डिवीजन जो परिमेय उसके दो प्रकार के एप्लीकेशन हो गए। इसमें केवल पहली वाली चीज पर, यानी पहले वाली चीज पर दो तरह की क्वेश्चन पढ़ने हैं। इस तीसरे वाले पर हमको कुल मिला के तीन प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं। केवल कितने प्रकार के? तीन प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो मिला जुला के इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल 5 प्रकार के सवाल पढ़ने हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो पहले वाले पर 2 तरीके के सवाल और दूसरे वाले पर 3 तरीके के सवाल। तो टोटल मिला जुला के इस पूरे चैप्टर में हमको 5 तरीके के सवाल पढ़ने हैं। आगे अब इन सारी चीजों पर मैं धीरे धीरे एक एक चीज पर डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहली हम लोग की जो हेडिंग है इस पर हम लोग बात करेंगे स्टार्ट, जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हाँ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या क्या होता? अच्छा देखिए, दो तीन शब्द मैं आपको बता दे रहा हूं, दो तीन चीजें। जैसे लेमा मीन्स क्या हो, नाम से भी आपको क्लियर हो गया होगा। यूक्लिड डिवीजन यानी जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं कहीं ना कहीं वो चीज डिवीजन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डिवीजन से, यानी भाग से लेकर कुछ चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं वो भाग से रिलेटेड कोई ना कोई चीज है। अब लेमा क्या होता है? तो लेमा को बताने से पहले मैं 2-3 चीज से आपसे बताऊंगा, 2-3 चीजें बात आपसे करूंगा। 2-3 चीजें होती हैं। पहला होता है एक्सियम। जैसे एक्सियम का आप नाम सुने होंगे, जिसको हम बोलते हैं अभिग्रहित हिंदी में। क्या बोलते हैं? अभिग्रहित। अभिग्रहित एक ये होता है। दूसरा एक्सियम बोल लीजिए, या इसी को हम लोग लेमा भी कह सकते हैं। और एक और चीज आपको बताऊंगा मैं, जिसको स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट, कथन जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथन। एक तीसरी जो बात आती है जिसको हम लोग प्रमेय बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको थ्योरम कहते हैं। तीनों बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। एक्सियम क्या होता है? एक्सियम बोलिए चाहे लेमा बोलिए, एक्सियम और लेमा एक ट्रू स्टेटमेंट होते हैं, एक प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं, जो हमेशा सिद्ध कथन होते हैं, जिसको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो एक्सियम होता है जिसको अभिहित बोलते हैं, जिसको लेमा बोलते हैं, अभिहित बोलिए या लेमा बोलिए, दोनों क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है, जो सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जो ऑलरेडी परम सत्य बात होती है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको एज इट इज सत्य मान लिया जाता है, और सत्य मान करके हम उसका इस्तेमाल आगे करते हैं। तो क्या होता है लेमा? तो लेमा या एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। प्रूवन स्टेटमेंट होता है, एक कथन सत्य होता है, सत्य कथन होता है, इसको हमेशा सत्य मानते हैं, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, तो अब ये बात एक एक्सियम है, एक लेमा है, ये बात को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं।
उसका इस्तेमाल हम आगे करते हैं। तो ये हो गया आपका लेमा। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एक ऐसा वाक्य होता है, यानी स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट कोई बात अगर हम बोल दें तो वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। स्टेटमेंट ये दो ही हो सकता है, दो तरीके का होता है, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। यानी जो कथन है, कथन किसे कथन क्या होता है? कथन या तो सत्य होता है या तो असत्य होता है, दो ही चीज हो सकती है। तो अगर ट्रू है, अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट ट्रू है, कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसको हम लोग प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं, किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? किसी एक्सियम या लेमा के हेल्प से हम लोग किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, और वही स्टेटमेंट जब प्रूव हो जाता है तो प्रमेय बन जाती है। तो प्रमेय क्या होती है? प्रमेय एक स्टेटमेंट होता है जो सत्य कथन होता है, लेकिन उसको सिद्ध किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेमा और एक्सियम। तो प्रमेय एक ऐसा सत्य कथन होता है या प्रमेय जो होता है उसको एक्सियम की मदद से सिद्ध किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये ट्रू स्टेटमेंट होता है और ये ट्रू स्टेटमेंट होता है। और स्टेटमेंट क्या होता है भाई? वो सत्य या असत्य दोनों हो सकता है, चाहे असत्य होगा चाहे असत्य। तो कोई स्टेटमेंट अगर सत्य है तो उसको सिद्ध किया जाता है, और सिद्ध करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्सियम का। और जब कोई बात सिद्ध कर दी जाती है तो उसको प्रमेय बोलते हैं। तो प्रमेय क्या होती है? जिसको प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, ये सिद्ध होता है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप में सत्य होता है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। और प्रमेय को सिद्ध किससे किया जाता है? तो एक्सियम की मदद से या लेमा की मदद से प्रूव किया जाता है। ये तीनों में डिफरेंस हो गया है। तो आइए, तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात कर रहे थे। तो क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? कह रहा है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक आपको दे दिया जाए, तो दो धनात्मक पूर्णांकों को अगर एक उसमें एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, उसमें से हम डिवाइड करें तो थोड़ा सा हमें आपकी जब आप एनसीईआरटी बोलेंगे पुरानी वाली या उसमें दिए, इसमें पहेली दिया है, इस पहेली के थ्रू भी आप उस बात को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होती है यूनिट विभाजन प्रमेय का, थोड़ा पहले समझते हैं। जैसे दो तीन एग्जाम्पल लेके मैं आपको उस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आपके सामने मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं कि 5 को मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं, और एक और एग्जाम्पल मैं 6 को 6 से डिवाइड कर दूंगा। ये तीन चीज मैंने आपके सामने लिखी है। पहला, आइए थोड़ा डिवाइड करें तो हम लोग कहेंगे 3 3 9 या 3 3 9 ऐसे बोल सकते हैं। तो 3 3 9 बोल सकते हैं। और यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया? 1। यहाँ की बात करें, अब तो ये नंबर बड़ा है, तो ऐसे आप समझ लीजिए कि एक बार तो जाएगा नहीं, तो जाएगा एक बार नहीं जाएगा, तो उससे कम जो इंटीजर होता है वो 0 होता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हम 0 टाइम ले जाएंगे, 0 टाइम्स ले जाएंगे कि यहाँ 0 आएगा और माइनस करेंगे जो 5 आ जाएगा। तीसरा, यहाँ पर देखें तो 6 कलम 6 ऐसे बोल सकते हैं, और ये शेषफल पे आ जाए, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो अब आप देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। इस पर ध्यान दीजिए, ये रिमाइंडर है, क्या है? इसको कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तीनों में, तो जो शेषफल है, अच्छा आप जानते होंगे इसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल, है ना? तो आपको बचपन में जब हम कोई भाग लगाते थे
आपके सर लोग भी पढ़ाए होंगे, जब कोई भाग हम लोग लगाते थे तो भाग हम लोग लगाते थे, कहीं भाग गलत वाली कहीं भाग सही में आती थी। तो उस भाग आपकी सही है या गलत है उसको चेक करने के लिए एक तरीका बताया जाता था। अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा हो तो पढ़ाया जाता था आपको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये चीज आपकी पढ़ाई, आपको ये चीज पढ़ाया गया होगा, आप इस चीज को पढ़े होंगे। ये चीज तो अगर आप मिला जुला के देखें तो जो मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल करते यही चीज है वो बिल्कुल। लेकिन वहां हम जो छोटी क्लासेस थी वो हम करते यही थे, लेकिन इसका नाम नहीं पता था। यही सी का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये नहीं पता था, ये हमको पता नहीं था। तो अब हम जो क्लास 10th में आए इसका स्पेशल नाम हो गया, इसी चीज का नाम हो गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस भाज्य को हम लोग लिख देते हैं किससे, ए से, और जो भाजक है उसको हम लिख देते हैं बी से, जो भागफल है उसको हम लिखते हैं क्यू से, और जो शेषफल है उसको हम लिखते हैं आर से, है ना। तो जो भाज्य है वो ए हो गया। देखिए यहां से भाज्य की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए। भाजक की जगह क्या था, डी, और भागफल की जगह क्या है, क्यू, प्लस शेषफल की जगह क्या है बताइए, आर। ये नहीं, यही है स्टेटमेंट, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, रिमाइंडर है यानी शेषफल। बस इतनी सी। आइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं यहाँ, वो बात आपको समझनी है। क्या समझनी है कि अगर आप ध्यान से देखें इस पहले वाले में, तो ये जो शेषफल है वो इस भाजक से छोटा है। देखिए यहाँ भाजक कितना है, 3 है, और यहाँ शेषफल कितना है, 1 है। ये भाजक से जो भाजक से जो शेषफल है वो छोटा है। देखिए जो 1 है वो 3 से छोटा है। यहाँ देखिए यहाँ भी, यहाँ शेषफल 5 है और यहाँ भाजक 6 है, लेकिन ये जो शेषफल है उससे छोटा है। लेकिन यहाँ देखिए ये भी छोटा है, ये भी छोटा, 0 हमेशा 6 से छोटा होता ना। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि जो आर होगा, आर जो रिमाइंडर जो शेषफल है वो जो है ना, वो जो आर है वो हमेशा किससे छोटा रहेगा, 20। जो शेषफल है वो भाजक से हमेशा ही छोटा रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। कैसे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी भाजक, यहाँ भी शेषफल देखिए भाजक से छोटा, यहाँ शेषफल भाजक से छोटा, यहाँ शेषफल भाजक से छोटा। तो शेषफल आर जो है, आर हमेशा 20 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। लेकिन एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शेषफल यहाँ देखिए 0 भी हो गया। शेषफल क्या हो गया है, 0 हो गया है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जो शेषफल है वो या तो 0 हो जाएगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन कितना भी बड़ा होगा हमेशा 20 से क्या रहेगा, छोटा। ये पूरी बात हो गई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हाँ, अब इतनी बातें मैंने आपसे डिस्कस की। अब इसी को अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो बच्चे सीबीएसई वाले अगर होंगे तो भाज्य को हम लोग कहते हैं डिविडेंड। इसको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये वेयर रिमाइंडर जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेस आर इक्वल टू लेस देन बी, कितना बोल। तो इतनी बातें मैंने आपसे शेयर की है। क्या मैंने पढ़ाया आपको, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड
विभाजन बिल्कुल आसान, या इसी को परिमेयता भी बोलते हैं, परिमेयता। क्या होता है विभाजन परिमेयता, अभी आपके सामने मैंने डिस्कस किया है कि अगर मैं डिवाइड करूं इसको ए को कोई संख्या मान लेते हैं, करें कि क्या होता है प्रश्न, दो धनात्मक पूर्णांक ए और दिए रहने पर, करें कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक को दे दिया जाए, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है जिसमें ए ग्रेटर देन क्या हो, बी। अब कुछ बच्चे कहेंगे गुरु जी अगर बी बड़ा हो जाए तब, तो ऐसा नहीं है, जो भी बड़ा होगा उसी को ए मान लेंगे। हो सकता है ये बड़ा हो, जो भी बड़ा होगा उसको ए मान लेंगे, दोनों धनात्मक रहेंगे। तो मान लेते हैं कि ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है, और ए को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, बी से। तो जब ए को बी से हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर है। तो यही मैं कह रहा हूं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, यानी ए और बी आपको दिया रहेगा, क्यू और आर आपको ढूंढना है, और ये जो क्यू और आर होंगे वो हर दोनों पॉजिटिव नंबर के लिए यूनिक होंगे, एक ही होंगे, अद्वितीय होंगे। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R इस प्रकार पूर्ण संख्याएं Q तथा R इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R या तो 0 है या तो B से छोटा है। थोड़ा सा जूम हो जा रहा है। ये चीज विद्वान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है या तो 0 है या तो 0 से क्या है
छोटा है, जीरो से बड़ा है या तो बी से छोटा, ये चीज मैंने आपको बताया। यानी आर का मान या तो जीरो होगा, लेकिन कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन बी से हमेशा क्या रहेगा, छोटा होगा। तो ये हो गई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसका इस्तेमाल क्या है, ये इसका स्टेटमेंट होगा, इसका इस्तेमाल क्या है। तो मैंने कहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको बता दिया, ए बराबर है ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। जहां ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी पूछ लेता है आपको, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान कितना होता है, तो आर यहाँ इक्वलिटी लगेगी, लेकिन बी पर इक्वलिटी नहीं लगेगी। यहाँ यहाँ बराबर का साइन, यहाँ बराबर का साइन नहीं है। ये चीज है डिवीजन लेमा। अब एक सब बात अभी मैंने आपसे बताया, एल्गोरिथम क्या होता है भाई। एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी काम को स्टेप बाय स्टेप करने का एक प्रोसेस। यानी जो एल्गोरिथम शब्द है, जो एल्गोरिथम शब्द है उसका मतलब ये होता है, एल्गोरिथम शब्द का मतलब होता है कि ये एल्गोरिथम का मतलब एक चरण होता है, किसी काम को करने का तरीका, चरण जिसको बोलते हैं, करने का स्टेप होता है। यानी स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करना ही एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि जाइए आइए एक गिलास पानी लेकर आइए, एक गिलास पानी पहले आप यहाँ से जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, दरवाजा खोलने के बाद बॉटल उठाएंगे, पानी भरेंगे, ये फिर पानी भर के लाएंगे, फिर उसको देंगे। ये स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी। आप क्लास पहले 1 पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 11, फिर 12, ये तब आगे एक स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो क्या होता है एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी काम को करने के लिए। तो क्या है एल्गोरिथम, एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अचीव एनी टास्क। किसी काम को करने का तरीका जो स्टेप बाय स्टेप कर दे, वही एल्गोरिथम होगा। ये बात समझ में आ गई उम्मीद है। तो पहला हम लोग इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल है कि पहला जो मैं पढ़ाने वाला हूं, तो जो पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो पहले टाइप का क्वेश्चन ये है कि दो धनात्मक पूर्णांक आपको दिए जाएंगे, उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का आपको पूछेगा इसका एचसीएफ बता दीजिए। क्या बता दीजिए, एचसीएफ, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। यार पहला यूज क्या है इसका, अगर हम यूज की बात करें, इसका यूज पहला यूज है दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करना। दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि दो या धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ अगर ज्ञात करना हो, तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं। पहला यूज ये है। तो आइए मैं इसको कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे एक सवाल है, अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जैसे मान लेते हैं अगर ए ग्रेटर देन बी, ये दो संख्याएं मैंने ले लिया है, जैसे मान लेते हैं ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक मैंने ले लिया। अब दो धनात्मक पूर्णांक का अगर आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के बारे में आप जानते हैं कि एचसीएफ जो होता है वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। ये तो होता है द ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट इंटीजर विच डिवाइड्स ए एंड बी बोथ। जो ए और बी दोनों को डिवाइड करते वो बड़े से बड़ा नंबर क्या होता है, उन दोनों का एचसीएफ होता है। कोई हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो मान लेते हैं हमको एचसीएफ निकालना पड़ जाए, जैसे 18 का, जैसे 18 का हो गया और 21 का, ऐसे बोल दिया जाए 18 और 21 का एचसीएफ फाइंड आउट करिए। तो क्या तरीका है करने का, ये बड़ा इंपोर्टेंट बात है। तो हमने कहा कि तो 21 ग्रेटर देन 18 है, यही ना।
दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं, लेकिन जो 21 है वो 18 से क्या है, बड़ा है, यानी 20 जो है 18 से बड़ा है। इसका स्टेप निकालना होगा। तो आप पढ़े होंगे कैसे लगाते हैं, इस बात को लगाना होगा। तो पहले हम 21 में किससे डिवाइड करेंगे, 18 में भाग देंगे, फिर डिवाइड जाएगा 1 का, 18 का 9 18 करेंगे, यहाँ 3 से 100 बच गए। हाँ, अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा बताओ। हमको पता है ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, है ना, बी क्यू प्लस आर। तो अब ए की जगह क्या है 21, बी की जगह क्या है 1, क्यू की जगह क्या है 18 और आर की जगह क्या है 3, है ना। फिर यहीं से आपको सिखाया गया होगा जब आप और पढ़े होंगे, यहीं से आपको बताया गया होगा कि फिर इसके बाद जो यहाँ से आते हैं, फिर जो 3 आता है उसको 18, 3 से 18 को यहाँ से डिवाइड करते हैं। तो हम कहते हैं 6 से 18 आएगा, 3 3 6 18, यहाँ 0 आ जाएगा। ये हो गया आर। तो जब इसको लगाते हैं ना तो ये एल्गोरिथम हम लिखते हैं, ये एल्गोरिथम किसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। ये पहला स्टेप, इसको लिखते हैं यहाँ पर स्टेप फर्स्ट, ये पहला स्टेप हो गया। फिर लिखते हैं स्टेप सेकेंड, क्या लिखते हैं स्टेप सेकेंड में, स्टेप सेकेंड हम तब चलेंगे जब ये बताओ रिमाइंडर कितना है 3, कहेंगे आर, ये 3 रिमाइंडर आर डज नॉट इक्वल टू 0। ये स्टेप आपको तब तक करना है जब तक कि आर का मान क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो जब पहली बार मान निकालते हैं यहाँ आर 0 नहीं है, जब आर 0 नहीं होगा तब दूसरे स्टेप पे चलेंगे। अब बताओ यहाँ डिवाइड किया तो अब बताओ 18 इक्वल टू 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 प्लस 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखेंगे सिंस आर इक्वल टू 0, जैसे ही आर 0 आया तो उसी का जो डिवाइजर होगा, उसी का जो ये 3 है जिससे करने पे जो 0 आया, ये चीज यही होगा HCF। क्या कराएगा, तो कहेंगे 21 और 18 का कहेंगे HCF ऑफ 21 एंड 18 इक्वल टू 3। यही है, मैंने केवल आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अगर आपको HCF निकालना हो तो ये एक तरीका यही है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके आप दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो उसको लिखेंगे स्टेप, पहला स्टेप लिखेंगे तो ऐसे इधर डिवाइड करके ऐसे लिखेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, जब स्टेप करेंगे तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब तो यही बी क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। लेकिन अगर 0 नहीं आएगा तो स्टेप 2 पे चलेंगे और ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि R 0 ना हो जाए। और जहां पर भी R 0 आएगा उसी का जो डिवाइजर होगा, उसी का जो बी होगा वही कहलाएगा HCF। ये हो गया पहला थिंग। एक छोटा सा एग्जाम्पल हो, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हो, मैं कह दूं 18 कह दूं और 16 कह दूं, इन दोनों का HCF फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए, कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है। लिखेंगे 18, अब हमको 18 को इसी 16 में तोड़ना है, इसी में ब्रेक करना है। बताओ 18 कैसे करेंगे, कहेंगे 16 इंटू 1, इसी में ब्रेक करना। देखिए जिन बच्चों को ना समझ में आया वैसे कर सकते हैं। 18 को इधर 16 से डिवाइड करिए तो 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ 2। ये होगा स्टेप फर्स्ट। ठीक है, चूंकि R 0 नहीं है इसलिए किधर बढ़ेंगे, स्टेप 2 पर बढ़ेंगे। R 0 नहीं है तो स्टेप 2 पे बढ़ेंगे और इसी को क्या बना देंगे, इसको डिवाइजर, इसको बनाएंगे क्या, डिविडेंड। अब ये देखिए 2/16 और यहाँ से डिवाइडेड 0 आ गया, लिखेंगे क्या 16 इज इक्वल टू, लिखेंगे चूंकि R इक्वल टू 0
जैसे ही R0 दिखा हम इसलिए HCF ऑफ 18 and 16 इक्वल टू 2, ये हो गया HCF भाई साहब। तो ये एक तरीका है स्टेप बाय स्टेप किसी का HCF निकालते हैं। चूंकि स्टेप बाय स्टेप हम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ किसकी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, इसलिए उसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम क्या करते हैं, तो पहला इस्तेमाल मैंने आज आपको पढ़ाया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहला मैंने उपयोग बताया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF आप आसानी से निकाल सकते हैं। कहें गुरुजी HCF तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो अगर दो बड़े बड़े नंबर दे दिए जाएं तो आप बड़ी डिवाइड करेंगे, लेकिन दो बड़े बड़े नंबर आपको दिए जाएं तो आराम से ऐसे ब्रेक करके आप फटाफट करके HCF निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, बाकी अभी आगे हम कुछ बहुत सारी एग्जाम्पल लेंगे, कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।